हेलो दोस्तों, आज हम 2019 का जो टीजीटी हिंदी का पेपर है ना, उसको डिस्कस करेंगे। तो सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंधित है? ये है पहला प्रश्न। तो आपको पता ही होगा, छायावाद के 4 स्तंभ थे: सुमित्रानंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। तो इसमें अपना उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये छायावाद युग के हैं सुमित्रानंदन पंत। और छायावाद का इन्हें क्या कहा गया था? इन्हें छायावाद का विष्णु कहा गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना 92 का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सा गीत लिखा था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक पुत्री थी जिसका नाम सरोज था, और जब वो 18 साल की हुई ना, तब उसका निधन हो गया था। तो उसकी याद में इन्होंने एक शोक गीत लिखा था। हिंदी का सबसे बड़ा शोक गीत है जो सरोज स्मृति, वो उनकी याद में लिखा था। ठीक है, 93 में देखेंगे, लहर किस विधा की रचना है? तो लहर जयशंकर प्रसाद की है और ये काव्य है उनका। ठीक है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय रियोद की रचना है। और इसका पुराना नाम भी पूछा जाता है, तो प्रिय प्रवास का पुराना नाम ब्रजांगना विलाप है, और इसमें 17 खंड है। ये खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। 95 में हम देखेंगे, तुलसीदास की प्रमुख रचना है। तो तुलसीदास की वैसे तो 12 रचना थी, लेकिन रामचरितमानस ये उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो इन ऑप्शनों में से इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोदान उपन्यास की नायिका बतानी है। तो गोदान एक ये है प्रेमचंद का उपन्यास है, और ये कृषक जीवन पे है। तो इसमें धनिया है इसकी प्रमुख नायिका, जिसमें उन्होंने किसान जीवन की त्रासदी को बताया है। अब हम 97 अपना देखेंगे, पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की रचना है? तो सबसे पहले तो हम काल देखेंगे कि पृथ्वीराज रासो किस काल की है। तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है, और किसने लिखी थी? चंद बरदाई ने। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी और ए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें बी और ए इसमें दिया है। आगे हम देखेंगे 98 में, धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया। धर्मवीर भारती का एक नाटक है जो महाभारत का भी कहानी दिखाता है, और ये आधुनिकता पे है। तो ये अंधा युग है इनका ये नाटक। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और किसने लिखी? तो कलम का सिपाही ये प्रेमचंद की जीवनी है, और किसने लिखी? अमृत राय ने लिखी। उनका बेटा था अमृत राय, जिन्होंने उनकी ये जीवनी लिखी थी कलम का सिपाही नाम से। और इनकी पत्नी ने भी इनकी जीवनी लिखी थी। इनकी पत्नी ने इसी का नाम शिवरानी था, और शिवरानी देवी ने प्रेमचंद की जीवनी प्रेमचंद घर में है से लिखी थी। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना है। कलम के सिपाही नाम से भी इनकी जीवनी लिखी गई है, और कलम का मजदूर नाम से भी लिखी है। तो कलम का मजदूर नाम से प्रेमचंद की जीवनी को किसने लिखा? ये सब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। आगे हम देखेंगे 100 नंबर का, खंजन नैन के रचनाकार है। तो खंजन नैन है ना, ये एक इसको सूरदास को लेके लिखा गया, अमृतलाल नागर की रचना है ये। अब हम 101 का अपना देखेंगे। अच्छा, ये 95 हो गए। हाँ, 101 का, निम्नलिखित में से अष्टछाप का एक कवि है। तो अष्टछाप की स्थापना तो विठलनाथ ने करी थी, और इसमें 4 शिष्य तो बल्बाचार्य के थे और 4 ही विठलनाथ के थे। 8 सदस्य थे इसमें। तो इनमें विद्यापति तो था नहीं, और ये दोनों तो इसकी स्थापना करने वाले थे। इन दोनों के तो 4-4 शिष्य थे। तो इसमें कृष्णदास है। मैंने ये बल्बाचार्य के शिष्य याद करने की ट्रिक बताई थी पिछली वीडियो में। सकपक, कैसे सूरदास, कैसे कुंभन दास, पैसे परमानंद दास, और कैसे कृष्णदास। तो ये ऐसे करके आप वो ट्रिक भी देख लेना, पीछे की वीडियो भी आप देखते रहना। और 102 में हम देखेंगे, नागफनी का देश किस काल की रचना है? तो नागफनी का देश आधुनिक काल की रचना है। इसमें अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 103 देखेंगे, निम्नलिखित पंक्ति में शब्द शक्ति बतानी है।
शेर शिवा ने अफजल गज को पल में पराजित किया। 103 नंबर का हम देखेंगे तो इसमें शिवा की है ना शेर के समान लक्षण बताया गया है, तो यहाँ पे ये लक्षण शब्द शक्ति का उदाहरण हो जाएगा। 104 हम देखेंगे, इसमें उद्देश्य और विधेय का मिलान करना है। तो नदी के तट का उद्देश्य और विधेय हम देखेंगे तो नदी के तट का रमणीय दृश्य मेरे मन मस्तिष्क पर पूरी तरह छा गया। तो इसमें उद्देश्य और विधेय का सही मिलान हो रहा है। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया है? 3 और सी, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे 105 नंबर। इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है जहाज का पंछी, ये किस श्रेणी का है? तो इलाचंद्र जोशी का ये जहाज का पंछी है ना, ये उनका मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। और शेखर एक जीवनी मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, बहुत अच्छा है। वो किसका, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। 106 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित काव्यांश में अलंकार है, अलंकार बताना। इसमें रवि को चाहत सरोज जो, शशि को चाहत चकोर, धन को चाहत मोर जो, त्यो तुमको मनमोर। तो इसमें अपना ऑप्शन नंबर है ना ए सही हो जाएगा। इसमें उपमा भी है और इसमें रूपक भी है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 107 हम देखेंगे, आधे अधूरे नाटक का रचनाकार बताना है। तो आधे अधूरे नाटक है ना, ये मोहन राकेश का है। इनका एक उपन्यास आषाढ़ का एक दिन भी है, उपन्यास नहीं, ये इनका नाटक है। और एक ही आधे अधूरे भी है। तो आधे अधूरे में तो बहुत अच्छी सी कहानी बताई गई है, जिसमें एक इंसान के आधे होने का किस प्रकार से अधूरा ये दिखाया गया है। ठीक है, और आगे हम देखेंगे 108 में, कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? तो कृष्ण काव्य का जैसे सूरदास ने भी लिखा तो ब्रज भाषा में, तो इसका अधिकांश साहित्य ब्रज भाषा में ही है। 109 में देखेंगे, आजकल मौसम बदलने लगा है। तो इसमें रेखांकित पद का परिचय देना है। तो देखो, कालवाचक क्रिया विशेषण बदलने लगा, ये क्रिया विशेषण की विशेषता हो गई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। आजकल मौसम बदलने लगा तो क्रिया है और क्रिया की विशेषता हो जाएगी। और विशेषता भी कैसी, आजकल तो ये मौसम ये काल को दिखा, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा इसमें। 110 देखेंगे, निम्नलिखित पद्यांश में अलंकार है। झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हो सावन घन काले काले। तो मानो जहाँ आ जाता है ना, वहां पे उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौशल का पर्यायवाची नहीं है। तो कौशल का पर्यायवाची क्या क्या होता है? दक्षता भी होता है, कुशलता भी होता है और पटुता भी होता है। लेकिन अभ्यागत कौशल का पर्यायवाची नहीं होता है, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, गलत है जो। 112 देखेंगे, वह तो घर खालिस्तान बैठा था। उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त अव्यय और उसका भेद बताना है। तो वह तो घर के भीतर बैठा था, और भीतर बैठा था तो ये संबंध सूचक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 113 हम देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा बताना है। तो आतंकवाद का मुकाबला भीगी बिल्ली होना नहीं है, ये तो कोई सेंस ही नहीं दे रहा, तो ये नहीं होगा। अगला हम देखेंगे, आतंकवाद का मुकाबला, आप वाक्य में प्रयोग करके ऐसे ही देख लेना, अगर ना भी आए तो। मुकाबला बहती गंगा में हाथ धोना नहीं है, ये भी नहीं होगा। आतंकवाद का मुकाबला बाएं हाथ का खेल नहीं है, ये इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? तो बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? ये नरपति नाल्य है। बाकी इनकी सबकी रचना भी देख लेना। चंद्रबरदाई का तो पृथ्वीराज रासो है, और खुमान रासो है दलपति विजय का, जगनिक का परमाल रासो है। तो बाकी सबकी रचना भी देख लेना ध्यान से। बाण के पर्यायवाची बताने 115 में। तो बाण का सही क्या हो जाएगा पर्यायवाची? बाण को सर और सिली मुख बोलते, ऑप्शन ए हो जाएगा।
अत्यधिक का संधि विच्छेद, तो ये अति प्लस अधिक अत्यधिक होता है, इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। आगे हम देखेंगे 117 नंबर का अपना, सूफी काव्य धारा के पहले कवि बताने हैं। तो सबसे पहले सूफी काव्य धारा का ये मुल्ला दाऊद, और इनकी रचना का नाम क्या है, मुल्ला दाऊद की चंदायन है। तो ये सूफी काव्य धारा के पहले कवि हैं। बाकी चारों ही सूफी काव्य धारा के हैं। इनकी भी मैं बताऊं तो मलिक मोहम्मद जायसी की क्या है, पद्मावत, कुतुबुद्दीन की क्या है, मृगावती, और मंजन की मधुमालती। तो ये सारे सूफी काव्य के, इनकी बाकियों की रचना भी ध्यान में रखेंगे। सिद्ध कवि सरप्पा की रचना का नाम बताना है। तो सिद्ध कवि सरप्पा थे, इनका क्या होगा, दोहा कोश। और सिद्ध कवि सरप्पा को आदिकाल का पहला कवि किसने माना था, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो किसने माना था इनको पहला कवि, राहुल सांकृत्यायन ने। रीति मुक्त कवि कौन है, तो रीति मुक्त कवि कौन है, घनानंद, ठाकुर, आलम और बोधा, ये हैं। तो इसमें से इसका घनानंद हो जाएगा। फिर से ये उद्देश्य और भी देगा, आ गया 20 नंबर प्रश्न। तो इसमें पूछा है, इसमें सही मिलान करना है। तो इसमें ज़्यादा टाइम ना लेते हम इसका सही आंसर लगा लेते हैं, डी और ए इसमें सही हो जाएगा। डी क्या है कि हमारे विद्यालय के बच्चे ने कल नाटक देखा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारे विद्यालय के बच्चों ने कल नाटक देखा। 121 हम देखेंगे, रामविलास शर्मा किस प्रकार के निबंध लेखन के लिए प्रसिद्ध है। तो रामविलास शर्मा तो ये प्रगतिवादी के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखेंगे, तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह किसका है। तो ये तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह ना, ये विद्यानिवास मिश्र का है। राहुल सांकृत्यायन का प्रसिद्ध यात्रा स्मरण बताना है, समस्मरण। तो राहुल सांकृत्यायन का क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर अपना 123 का हो जाएगा, बी, यात्रा के पन्ने। 124 हम देखेंगे, मेरा परिवार समस्मरण कृति है प्रेमचंद की, ना जी प्रेमचंद की तो नहीं है ये। और क्या ऑप्शन दिए इसमें, जैनेन्द्र की भी नहीं है। मेरा परिवार तो ये महादेवी वर्मा की है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। 125 देखेंगे, रेखाएं बोल उठी, ये रेखा चित्र है। तो ये किसका है, 125 का आंसर हम देखेंगे, ये देवेंद्र सत्यार्थी का है। कलम का सिपाही जीवनी में किसके जीवन का वर्णन है। तो कलम का सिपाही में ये पीछे भी ये प्रश्न आज ये हमने पढ़ा, ये अमृत राय ने लिखा था। और किसका वर्णन है इसमें, देखो इसी पेपर में एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। तो ये प्रेमचंद का वर्णन ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा कितने भागों में है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये किसकी है, क्या भूलूं क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन की है, और ये 4 भागों में है। 127 का सी हो जाएगा। कुटुज निबंध संग्रह किसका है। तो कुटुज किसका है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इन्होंने और क्या लिखे, शिरीष के फूल, शिरीष अशोक का फूल, ये इनके निबंध। और आगे की एक रचना एक बूंद सहसा उछली साहित्य की कौन सी विधा में आती है। तो 129 का हम देखेंगे, यात्रा साहित्य में आती है, एक बूंद सहसा उछले। 130 हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है। तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल की है, ये चंद बरदाई ने लिखी थी। और इसमें विद्यापति की पदावली भी आदिकाल की है, पद्मावत भी है, नहीं पद्मावत नहीं है, पद्मावत भक्ति काल की रचना है। और आलाखंड भी इसी में लिखे गए थे आदिकाल में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला हम देखेंगे 131 का, आदिकालीन रासो काव्य किस प्रकार का काव्य है। तो आदिकालीन रासो काव्य किस प्रकार का काव्य है, 131 का देखेंगे। तो ये वीर काव्य है, इसमें ज्यादातर वीर रस से प्रधान ये ग्रंथ लिखे गए थे, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, ये सब। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोहा कोश की रचयिता कौन है, 132 का हम देखेंगे। तो दोहा कोश सरप्पा का है, पीछे भी आए थे, देखो इसी में 2% तो ये इसी पेपर में दोबारा रिपीट हो गए।
अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का तो अब यही था, अबुल हसन। 134 में देखें, कौन सा कवि आदिकाल का है? आदिकाल का इनमें से कौन सा है? बाकी देखो सबके भी आप देख लेना, लेकिन इसमें आदिकाल का क्या हो जाएगा? विद्यापति है आदिकाल का। तो कबीर किसका है? कबीर भक्ति काल का है, बिहारी रीति काल का है, और चिंतामणि भी रीति काल का है। 135, संत काव्य व सूफी काव्य की कौन सी काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? संत काव्य और सूफी काव्य तो ये सगुण और निर्गुण दोनों में आते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों में आते हैं ये। 136, भक्तिकालीन निर्गुण भक्त कवि हैं। तो भक्तिकालीन निर्गुण भक्त कवि हमने बताना 136 में, तो नानक जी हैं भक्तिकालीन निर्गुण भक्त कवि इनमें से। तो रैदास किसके गुरु थे? तो मीराबाई के गुरु थे रैदास, और रैदास जाति के चमार थे। संत काव्य धारा के दार्शनिक आधार हैं। संत काव्य धारा का दार्शनिक आधार ये उपनिषद भी है, और इसमें ये सूफी दर्शन भी है, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। अगरदास का संबंध किस काव्य से है? तो अगरदास का संबंध राम काव्य परंपरा से है, और अगरदास को जानकी की सखी भी कहा जाता था। गुरु नानक देव का जन्म स्थान बताना है। तो गुरु नानक देव का जन्म स्थान ये ननकाना साहब में है। तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन किसका है? तो ये बातें तुलसीदास के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है। आगे हम देखेंगे अपना 142 का, रामचरितमानस का काव्य रूप क्या है? तो रामचरितमानस ये तुलसीदास की रचना, और ये क्या महाकाव्य है। रामचरितमानस में कितने कांड है? तो रामचरितमानस में 7 कांड है। देखो इसमें यही एक इसमें अपवाद है कि महाकाव्य किसको बोला जाता है? जिसमें 7 से ज्यादा कांड हो ना, वो महाकाव्य होता है, लेकिन रामचरितमानस में 7 कांड है, फिर भी ये महाकाव्य है। पुष्टि मार्ग का मूल आधार क्या था? 144 का हम देखेंगे, तो इसमें भगवान का अनुग्रह था इनका मूल आधार। और पुष्टि मार्ग का जहाज किसने किसको कहा? ये कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना आप इसका। निम्नलिखित में से नंददास की कौन सी रचना नहीं है? तो अभी पीछे हमने देखी थी, इनमें से एक मैंने मधुमालती बताई थी। किसकी बताई थी? तो तीनों ये ऊपर वाली हो जाएंगी। ये तीनों की तीनों तो नंददास की हैं, और मधुमालती नहीं है, मंजन की है ना मधुमालती। मीराबाई का विवाह किससे हुआ था? मीराबाई का विवाह भोजराज से हुआ था। जायसी की प्रतीक योजना का कौन सा विषम संयोजन है? रतन सेन मन का प्रतीक। हाँ, रतन सेन तो मन का प्रतीक है। नागमती सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है, और राघव चेतन गुरु का प्रतीक नहीं है। इसमें राघव चेतन यही असंगत है, सी वाला, और इसमें बी वाला भी असंगत है, दोनों ही असंगत दे दिए इसमें ये, क्योंकि पद्मावती तो आत्मा की प्रतीक है, और गुरु का प्रतीक वो है तोता, सुआ उनका गुरु का प्रतीक है। तो ये इसमें दो ये असंगत दिए हैं। जायसी की काव्य भाषा कौन सी है? तो जायसी की काव्य भाषा 148 का हम देखेंगे, अवधि है इसकी काव्य भाषा। चंदायन के रचनाकार कौन है? चंदायन किसकी रचना है? 148 में 149 में आ गए हम। तो चंदायन ये मुल्ला दाऊद की रचना है, पहले भी आ गया। इस पेपर में तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आगे पीछे 2 बार रिपीट हो गए। आखिरी कलाम की रचना जायसी ने किस शासक के काल में की थी? तो जायसी किसके समय में थे? ये बाबर के समय में थे, तो इन्हीं के समय में इन्होंने आखिरी कलाम नामक रचना लिखी थी। तो हमने पूरे 150 क्वेश्चन 20 मिनट से भी कम समय में डिस्कस कर लिए,
और जहाँ तक मुझे लगता है मैंने सारे के सारे इसके ऑप्शन अच्छे से डिस्कस किए हैं, लेकिन फिर भी कोई समस्या आई हो तो आप सुझाव ज़रूर दें, क्योंकि आप जो कमेंट करोगे ना उसी से मुझे पता चलेगा कि क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।